गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप सबका स्वागत है। और यूनिट नंबर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की। और फर्स्ट के अंदर हमारे पास टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इससे पहले हमने लैग्रेंजियन किस तरह से निकालते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उन सबको भी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा था पहले, वो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली थी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली थी। लेकिन आज हम बात करेंगे अगला सिंपल पेंडुलम की। किसकी बात करेंगे? तो सिंपल पेंडुलम के अंदर देखिए, तो टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें ये दूसरा नंबर का है ना, ये हमारे पास दूसरा नंबर का रहेगा सिंपल पेंडुलम। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, इसका थोड़ा कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सिंपल पेंडुलम को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल पेंडुलम होता क्या है। देखिए, ये दूसरा नंबर का है ना, ये दूसरा एप्लीकेशन है सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम हमारे पास इस तरह से एक पेंडुलम है। इसमें क्या किया गया, हमने लिया एक मास जिसका वैल्यू हमने माना कि m है। ये हमने एक मास लटकाया यहाँ पर, जिसका जो मास है या ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, m है। और इसको हमने यहाँ से सस्पेंस किया है इस तरह से। और इस मास के ऊपर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कितनी है, mg है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ रहेगी, नीचे की ओर। और धरातल से कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। हम O से लेकर के, और ये जो बिंदु है या इसकी जो लेंथ है रस्सी की, उस रस्सी की लेंथ को हम मान लेते हैं कितनी है, L है। और ये मोशन करने के लिए फ्री है। ये इस डायरेक्शन में जो डॉट डॉट आपको दिखा रखा है, ये इस डायरेक्शन में क्या करता है, ये मोशन करता है। इसे इधर जाएगा, इधर से वापस आएगा, और धीरे 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 क्या होता है, रुक जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाता है। हम मान लेते हैं किसी समय t पर, लेट ए टाइम मोमेंट t द पोजिशन ऑफ आप इसको बॉब बोल सकते हो, बॉब इज p x एंड y। ये पॉइंट यदि हम p मान लें तो इसकी पोजीशन हो जाएगी हमारे पास x एंड y के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की बात होगी, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा था कि आपको जो कोऑर्डिनेट सबसे सिंपल लगता है आप उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको सबसे सिंपल लगेगा उसके अंदर आप इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने सिंपल इसको थीटा के अंदर लिया है। हमें यहाँ से दिख रहा है थीटा, कि ये थीटा है, और इसकी लेंथ जो L है, जिसको आप रेडियस मान सकते हो R। तो ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ज़्यादा सुटेबल रहेगा कंपेरिजन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हम क्या करते हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे वी टेक दिस प्रॉब्लम इन कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स के कारण बिंदु P जो है उसकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो रहेगा R एंड थीटा। आप इसको लिख सकते हो P, और P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, R एंड थीटा है। R की जगह आप L लिख सकते हो। यहाँ पर R बराबर क्या रहेगा, L रहेगा, और थीटा के बराबर क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लैग्रेंजियन चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम
सिंपल पेंडुलम इज, तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है जब आप इसको v को ओपन करोगे तो v आपके पास होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये रहता है। लेकिन ये जहाँ पर जो x है वो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन है, हमें किस में चाहिए, पोलर में, तो पोलर में इसकी वैल्यू अलग रहेगी। तो हम सिंपल लिखेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, और m तो रहेगा ऐसे कैसे, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू बदल जाएगी। तो आप इसको देखो, यहाँ पर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता ना, तो आप ऐसे लिखते हैं 1/2 m और x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास हमने m लिया था, ये दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इधर आप यदि x ले रहे हैं और यदि ये y डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन प्लेन के अंदर हो रही है, और इस प्लेन के अंदर x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। और यदि आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू अलग होगी, कार्टेशियन में अलग होगी। तो कार्टेशियन के लिए तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कार्टेशियन को डिस्कस नहीं करें, हम केवल पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रहेगा, l डॉट स्क्वायर, r डॉट की जगह अपन l डॉट लेंगे, प्लस हमारे पास रहेगा l स्क्वायर, ठीक है, और थीटा डॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास किस में रहेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर रहेगा, ठीक। और इसके अलावा यदि ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर होता तो इसमें एक टर्म से और आती, और वो आती l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट। वो अभी मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, उसको मैं अभी नहीं लिखूंगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके पास मोशन 2 डायमेंशन हो, ठीक है ना। पोलर का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास मोशन 2 डायमेंशनल है, और यदि आपके पास मोशन 3 डायमेंशनल है तो आप स्पेरिकल फॉर्म को यूज करेंगे, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स को आप यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से रहता है ये। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल है इसलिए हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिया है, और ये r और थीटा के अंदर है इसलिए हमने यहाँ पर पोलर ही लिया है कार्टेशियन की बजाय। कार्टेशियन यहाँ पर ज़्यादा दूधा पूरक होता, हालांकि आप कहो तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर भी सोल्व करके दिखा सकता हूँ, वैल्यू सेम आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन सेम रहेगी। यदि आप कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं तो भी आपके इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन कैन नॉट बी या डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो हमने लिया ये। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने r को ये माना है, r बराबर क्या रहेगी, इसकी लेंथ रहेगी l। लेकिन आपको पता है कि जब ये मोशन करेगा तो ये मान लो किसी नेक्स्ट टाइम पर ये यहाँ पर था, तो ये वैल्यू आपके पास θ2 हो सकती है जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है। तो लेकिन यहाँ पर देखोगे l की वैल्यू अभी भी यहाँ पर l ही है, और यहाँ पर भी आपके पास l की वैल्यू कितनी है, l ही है। तो l के जो द वैल्यू ऑफ l कैन नॉट बी चेंज with respect to time t and with respect to the motion, okay. So we can say that the L is constant value, L is equal to constant value, and the differentiation with respect to time of L is equal to 0, means L dot equal to 0. The meaning of L dot is equal to dl upon dt. This is the L dot, this is the L dot. So finally we can write the kinetic energy. The kinetic energy of the particle is equal to 1/2 m and l square and theta dot square, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर
इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल। अब देखिए लैग्रेंजन निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ और चाहिए, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। वो चीज़ हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है एम, जी और एच। सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से काउंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। एक, आपको यदि वर्क दिया गया है तो आप एनर्जी या पोटेंशियल दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हाइट के अंदर दे रखी है तो आप एच का प्रयोग करेंगे, एम जी एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में आप ये निकालना चाहते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप ये वैल्यू निकालना चाहते हैं कि किस के रेस्पेक्ट में आप ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से। तो यहाँ पर देखो, मैं एक बार इस सिंपल पेंडुलम को फिर से बना देता हूँ। ये हमारे पास रिजिड स्थान है जहाँ से इस पिंड को लटकाया गया है। अब की बार तो ये टेढ़ा बनेगा ना, कोई बात नहीं, आप रस्सी को सीधा मान लेना। और मान लेते हैं किसी टाइम टी पर ये यहाँ पर था और इसकी मोशन कुछ ऐसे हो रही है, ऐसे यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर हम एक इस तरह से लंब डालते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये जब L है और ये थीटा है तो हम बोल सकते हैं ये L cos थीटा रहेगा। क्या रहेगा? L cos थीटा। और इस डायरेक्शन में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगा L और साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। ये ओरिजिन है इसका, जहाँ पर इस सामने या इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और ये 0 0 पॉइंट पर है। जब आप किसी पिन को ऊपर लेके जा रहे हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो हम मान लेते हैं किसी टाइम टी पर ये पोटेंशियल, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर आ गया। तो अपन को ये हाइट निकालनी है, ये हाइट कितनी हो, ये हाइट कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है? L है, ठीक है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एम जी तो कॉमन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आप देखो, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी निकालोगे तो वो कितनी रहेगी? L रहेगी, बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सॉरी। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लेंथ है वो है L cos थीटा। तो आपको पता है कि यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ में से आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें से ये वाली वैल्यू को घटा देंगे। तो माइनस का L cos थीटा आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी एम जी, L कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस का cos थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसको देंगे इक्वेशन नंबर अपन 2 दे देते हैं, और पीछे वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट दे चुके हैं। अब आपको एक ही चीज़ निकालनी है, वो है लैग्रेंजन। अब लिखोगे आप, वी नो दैट द लैग्रेंजन इज, तो लैग्रेंजन क्या होता है? लैग्रेंजन L इज इक्वल टू टी माइनस का U। टी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आप सिंपल ही रखेंगे, L इज इक्वल टू वैल्यू रहेगी हमारे पास, क्या रहेगा? 1/2 m एंड L स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर माइनस का पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास? ये है m z L एंड 1 माइनस का cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3। बस आपका टारगेट रहेगा लैग्रेंजन तक पहुंचने का। सिंपली आप लैग्रेंजन इक्वेशन को यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखोगे फ्रॉम लैग्रेंजन इक्वेशन, तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं। तो आप लिखोगे फ्रॉम लैग्रेंजन इक्वेशन, और लैग्रेंजन इक्वेशन क्या होती है? ये हमारे पास होती है इस तरह से कि डेल अपॉन में डेल टी कोष्टक डेल एल अपॉन में डेल क्यू जे डॉट माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखेंगे
and here the Lagrangian is here the Lagrangian is L is equal to 1 by 2 m L square थीटा डॉट स्क्वायर, ओके ठीक है, एंड माइनस का एम जी एल एंड कोस थीटा, एक चीज छूट गई, 1 माइनस का कोस थीटा आएगा, ये है। अब अपन को समस्या ये होती है कि अपन क्यू जे को क्या माने या क्यू जे क्या होगा। तो क्यू जे वही होगा जिसके ऊपर डॉट लगा है। तो आप लैग्रेंजियन के अंदर जाएंगे और देखेंगे कहाँ डॉट लगा है, तो डॉट लगा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर क्यू जे जो रहेगा वो थीटा रहेगा, क्यू जे जो रहेगा वो क्या रहेगा, थीटा रहेगा। एंड क्यू जे इज नॉन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपके पास मिलेगा डेल अपॉन डेल टी, ओके, यहां से लिखेंगे डेल एल अपॉन डेल थीटा, क्यू जे की जगह थीटा रख देंगे, डॉट ऐसे कैसे रहेगा इसका, ठीक है, माइनस का डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0, या ओके। अब देखिएगा, अब आप एल की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, तो डेल अपॉन डेल टी एंड डेल अपॉन डेल थीटा डॉट एंड द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1 by 2 m, और ये रहेगा एल स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर माइनस का 1 by 2 एंड m, सॉरी 1 by 2 नहीं है यहाँ पर, m z l एंड 1 माइनस का cos थीटा, एंड नेक्स्ट है माइनस डेल अपॉन डेल थीटा, और ये रहेगा 1 by 2 m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस का m g l एंड 1 माइनस का cos थीटा इक्वल टू 0। अब एक चीज़ और देखेंगे, और वो एक चीज़ क्या है, जब भी आप l की वैल्यू पुट करेंगे तो आप उसको पूरी ही रखना होगा यहाँ पर, पूरी वैल्यू, क्योंकि कई बार क्या लोग सोचते हैं कि इसके अंदर देखो थीटा यहाँ पर है, डेल थीटा डॉट यहाँ पर है, तो आप थीटा डॉट को थीटा डॉट के साथ लिख देते हो कई बार, और जो इसमें कोई थीटा डॉट नहीं है, इसमें कोई थीटा डॉट नहीं है, तो आप इस थीटा डॉट की टर्म को यहाँ पर लिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पता है सबको, लेकिन लिखना कंपलसरी है ना, ताकि सही हो क्वेश्चन अपना। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ मैं, सॉरी, तो इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ। तो इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे कि डेल अपॉन डेल टी, ओके, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर थीटा डॉट है, तो क्या रहेगा 2 थीटा डॉट एंड थीटा डॉट अपॉन थीटा डॉट, वो 0 रहेगा, वो सॉरी 1 रहेगा, तो रहेगा 2 थीटा डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये रहेगा हमारे पास m l स्क्वायर एंड थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है, ओके, थीटा डॉट आ चुका है। इसके अंदर कोई थीटा डॉट की वैल्यू नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं रहेगी 0, माइनस का, इसके अंदर देखो थीटा नहीं है, थीटा डॉट है, ये 0 रहेगा, ये माइनस और माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे एम जी एल, तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 का 0 रहेगा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन अपन जब अवकलन करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लिख देता हूँ मैं सिंपली, तो रहेगा एम जी और एल एंड ये रहेगा साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि डेल अपॉन डेल टी, ओके, डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है कि एम एल स्क्वायर एंड थीटा डॉट एंड प्लस एम जी एल एंड साइन थीटा, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर रहेगी,
ठीक है। और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपके पास 0 है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर इसका एक बार और अवकलन कर देंगे तो आपके पास ये जो है दोनों एम एल टाइम डिपेंडेंट नहीं है। टाइम डिपेंडेंट कौन है, थीटा। तो आप लिखोगे एम एंड एल बिहेव लाइक ए कांस्टेंट एंड थीटा इज इक्वल टू डबल डॉट। थीटा डबल डॉट क्यों होगा, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट ही, ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमने इसको थीटा डबल डॉट कर दिया है। नेक्स्ट देखिएगा प्लस आपके पास रहेगा एम जी एल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कटेगा कुछ, एम से एम कट जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, और यहाँ पर देखो एल को आप उधर भेज दीजिए तो थीटा डॉट प्लस ये रहेगा अपने पास जी अपॉन में एल एंड साइन थीटा। आप इसको ओपन करेंगे तो रहेगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन में एल और साइन थीटा इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड साइन थीटा इक्वल टू 0। ये तो कहलाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड हेयर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन में एल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, this is the frequency of simple pendulum, simple pendulum। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होगा। लेकिन वैसे टॉपिक आपके काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो ये जो चलेगा मामला काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी अपने पास एडवुड मशीन, आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर, डम्बल बेल है और भी कुछ हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, डबल पेंडुलम भी है, सिंगल पेंडुलम भी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास काफ़ी टाइम अभी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। और आप है ना, इनको जो मैं लिखा रहा हूँ, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप इसको नोट्स को मेरे साथ साथ उतारते चलें, जिस दिन जो वीडियो डाला गया है आप उसी दिन उसको साथ में उतार लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है।